ये कहानी है हीरा बैल की, जो सत्या के यहाँ रहता था। हीरा बहुत ही ईमानदार और मेहनती बैल था, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि वो एक पैर से लंगड़ा था। लेकिन वो फिर भी बहुत मेहनत करता था और कभी भी अपने मालिक को निराश नहीं करता। लेकिन अब हीरा बैल की उम्र भी हो रही थी, तो एक दिन सत्या की पत्नी उसे कहती है, सुनो जी, हीरा अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, फिर हम उसे मुफ्त का क्यों खिलाएं? मेरी बात मानो तो हीरा को अब बेच दो, उसके अभी भी हमें अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। कुछ समय बाद दोगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो? हीरा का अपना एक परिवार है, उसकी पत्नी है, छोटा बच्चा है, मैं उनको कैसे अलग कर दूं? कैसी बातें कर रहे हो? भला जानवरों का भी कोई परिवार होता होगा। हाँ, साथ में रहते हैं और उसका बच्चा भी है, लेकिन जानवरों को क्या पता कि परिवार किसे कहते हैं। आप मेरी बात मानो और सेठ से बात करके इसका सौदा कर दो। सत्या हीरा से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी की बातों में आकर वो हीरा का सौदा कर देता है और अच्छे खासे पैसे लेकर गाँव में ही हीरा को बेच देता है। थोड़ी देर बाद एक मालिक आता है और हीरा की रस्सी खोलने लगता है। तब हीरा की पत्नी बोलती है, अरे ये कौन आदमी है जो तुम्हारी रस्सी खोल रहा है? हमारा मालिक कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है और मुझे क्यों खोल रहा है, पर इनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है जैसे सत्या मालिक ने मुझे बेच दिया हो और अब ये मेरा नया मालिक है। मुझे इसके साथ जाना होगा। नहीं नहीं हीरा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम चले गए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मालिक ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अच्छे खासे परिवार को एक दूसरे से दूर कर रहा है। अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? मैं क्या बताऊं चंपा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये इंसान हम जानवरों की फीलिंग को कहाँ समझते हैं। इन्हें तो यही लगता है कि इनका ही परिवार होता है, हमारा कोई परिवार नहीं होता। अगर मालिक इस बात को समझते तो वो मुझे मेरे परिवार से दूर नहीं करते और मुझे इस सेठ को नहीं बेचते। मालिक हीरा बैल को अपने साथ ले जाने लगता है। चंपा और हीरा दोनों फूट फूट कर रोते हैं। थोड़ी दूर जाकर मालिक उसमें खूब डंडे बजाता है, जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलता है। अरे ओ लंगड़े बैल, जल्दी चल, इतना समय नहीं है मेरे पास कि यहीं खड़ा रहूं। लगता है तुझे खरीद कर मैंने गलती कर दी। हीरा मन में बोलता है, मालिक, अगर आप मुझे नहीं खरीदते तो मैं अपने परिवार से अलग नहीं होता। ये सब मेरे लंगड़ेपन की वजह से हुआ है। अगर मैं लंगड़ा ही नहीं होता तो सत्या मुझे नहीं बेचता। मालिक उसे जैसे तैसे अपने घर लेकर चला जाता है और उसे सूखी घास दे देता है। हीरा चुपचाप रहता है, न कुछ खाता है न पीता है। बार बार उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी और चंपा को याद करके वो कहता है, बस अब बहुत हो गया। माना ये मेरा नया मालिक है, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना अब नहीं रह सकता। मेरे बिना मेरी चंपा और मेरे बच्चे का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी चंपा और अपने बच्चे को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और अपनी एक नई दुनिया बसा लूंगा। हीरा रात में रस्सी तोड़कर वहाँ से भागने लगता है, पर लंगड़े होने के कारण वो गिर जाता है और उसके पैरों से खून आने लगता है। हीरा रोने लगता है, भगवान, तूने मुझे लंगड़ा बनाया। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर आज तुझे मुझे हिम्मत देनी होगी ताकि मैं अपने परिवार के पास पहुंच सकूं। हीरा फिर से खड़ा हो जाता है और लंगड़ा लंगड़ा कर अपनी चंपा के पास पहुंच जाता है। अजी, आप यहाँ कैसे आ गए और आपके पैरों से खून क्यों निकल रहा है? चंपा, अभी कुछ बोलने का वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें यहाँ से दूर जाना है। बस हमारे पास यही रास्ता है। हीरा अपने मुंह से चंपा और अपने बच्चे की रस्सी खोलने लगता है। थोड़ी देर मेहनत के बाद वो कामयाब हो जाता है और फिर धीरे धीरे चलते चलते वो तीनों दूर चले जाते हैं और एक गांव में जाकर रहने लगते हैं। हीरा, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो आ गए हैं, लेकिन अब हम क्या खाएंगे? हमें तो यहाँ कोई कुछ खाने को भी नहीं देगा और हमारा बच्चा बहुत भूखा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, पर अपनी बीवी और बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगा। तुम मेरा इंतजार करना, मैं कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हीरा चंपा को और अपने बेटे को छोड़कर घर से चला जाता है। वो जगह जगह जाकर मजदूरी के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसे कोई मजदूरी नहीं देता क्योंकि वो लंगड़ा था। अरे लंगड़े बैल, भाग यहाँ से। ठीक ठाक होता तो कुछ काम आ जाता, मगर अब क्या ही काम करेगा तू? भाग यहाँ से। हीरा बेचारा भटकता रहता है। उधर चंपा भी इंतजार करती रहती है। उसका बेटा बहुत भूखा था, तो वो घर घर जाकर रोटी मांगने लगी। फिर उसे एक दो घर से रोटी मिल गई, उसने लाकर अपने बच्चे को खिला दी और शाम को हीरा खाली हाथ लौटता है। तब चंपा बोलती है, क्या हुआ, कोई काम मिला तुम्हें? नहीं चंपा, मैंने हर जगह काम ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मेरे पैर की वजह से मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। सबने यही कहकर ठुकरा दिया कि मैं लंगड़ा हूँ, तो क्या काम करूँगा? तू ही बता चंपा, अगर मैं लंगड़ा हूँ तो क्या मैं किसी भी काम के काबिल नहीं हूँ? मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूँ। अगर मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मेरी इस कमी का मजाक क्यों बनाते हैं? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिस चीज पर लोग आज मजाक बना रहे हैं वही तुम्हारी ताकत बनेगी। मुझे पता है तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम करोगे। छोड़ो, ये लो, ये 2 रोटी तुम भी खा लो। रोटी? तुम कहाँ से लेकर आई हो ये रोटी?
हीरा मुन्ना बहुत रो रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं घर घर जाकर रोटी मांग कर ले आई। कुछ लोगों ने मुझे रोटी दे दी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे का पेट भर गया। अब तुम भी खा लो। चंपा की बात सुनकर हीरा बहुत दुखी हो जाता है और मन में बोलता है, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता। आज इसको मेरी वजह से घर घर भीख मांगनी पड़ी। दोनों पति पत्नी एक एक रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन हीरा के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो लकड़ी इकट्ठा करता है और उसे पट्टे की तरह जोड़ता है और एक रिक्शा तैयार करता है। वो उसे लेकर बाहर निकलता है, जिसमें वो सामान ढोकर पहुंचाने लगा और पैसे कमाने लगा। सब उसकी इस तरकीब को देखकर बोलते हैं, अरे वाह, देखो इस लंगड़े बैल ने तो सामान ढोने के लिए लकड़ी को रिक्शा की तरह बना दिया। अब ये ज्यादा सामान ले जा सकेगा। हीरा बहुत मेहनती था, इसलिए जल्दी सब उससे काम करवाने लगे और धीरे धीरे हीरा मेहनत करके अच्छा खासा कमाने लगा और अपने परिवार को पालने लगा। एक दिन हीरा घर का बहुत सारा सामान लेकर आता है। चंपा, ये लो, ये बहुत से खिलौने मैं मुन्ने के लिए लेकर आया हूँ, और ये तुम्हारे लिए साज सजावट का सामान और बहुत सा खाने पीने का सामान भी है। अब मैं तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लोगों ने मेरी लंगड़ेपन का मजाक बनाया था, लेकिन अब वही मुझसे काम करवाते हैं। अब मैं अपने परिवार को बहुत मेहनत करके पालूंगा। किसी को मौका नहीं दूंगा कि अब कोई हमें अलग करे। हाँ, मैं तो ये बात पहले से ही जानती थी हीरा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और तुम अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकते हो, और तुमने ये बात साबित भी कर दी। तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो और अपने परिवार को अच्छे से रख रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। फिर हीरा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। अब उसकी कमी उसकी ताकत बन गई थी। देखिए ना जी, कितने अभागे माँ बाप हैं। हमें कितने सालों बाद संतान हुई और उसमें भी भगवान ने इतनी बड़ी कमी रख दी। भगवान ने हमें एक विकलांग बेटी दे दी। कभी कभी तो मन में ऐसे ऐसे बुरे ख्याल आते हैं कि क्या कभी हमारी मुन्नी अपने पैरों के बल सही से चल पाएगी या नहीं। कांता, तुम ऐसे बुरे ख्याल अपने मन में लाती क्यों हो? मैं हूँ ना, इसलिए तो मैं दिन रात कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? हमारी मुन्नी का अच्छे से उपचार होगा तो वो ठीक हो जाएगी और अपनी टांगों पे चलने लगेगी। लेकिन उपचार होगा कैसे? उसके लिए तो ढेर सारे पैसे चाहिए। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सालों से तो खेत भी कुछ नहीं दे रहे और आप जो मजदूरी करके लाते हैं उससे तो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो फिर बेटी का उपचार कैसे होगा? देखो कांता, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, मुन्नी के सामने ऐसी बातें मत किया करो। वो बड़ी हो रही है, सब समझने लगी है। ऐसी बातों का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर हो सकता है। रतन और कांता को बड़ी ही मिन्नतों से बहुत सालों बाद एक बेटी हुई थी और वो बेटी भी विकलांग पैदा हुई थी। उसके इलाज के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ऊपर से सालों से रतन के खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं हो रहा था। बारिश न होने के कारण खेत बंजर पड़े हुए थे। थोड़ी बहुत जो रतन मजदूरी करता था उससे बड़ी मुश्किल से घर का ही खर्चा निकल पाता था। फिर एक दिन की बात है। सुनिए जी, मैं कुछ कह रही थी। मेरे पास गहनों की जो 2 चीजें हैं, हम उन्हें बेच देते हैं और एक गाय ले लेते हैं। वैसे भी मैं वो गहने पहनूंगी कब। गाय खरीदकर हम उसका दूध बेचेंगे और घी भी बनाएंगे, और उसके दूध से जो पैसे आएंगे थोड़ा बहुत उनसे घर का खर्चा चला लेंगे और कुछ पैसे हम मुन्नी के इलाज के लिए जमा कर देंगे। हाँ कांता, तुम्हारे मन में ये बहुत ही बढ़िया ख्याल आया है। हम कल ही शहर में पशु मेले में जाकर एक अच्छी सी बढ़िया सी गाय खरीद कर ले आएंगे। हाँ। अगले दिन रतन और कांता गाय लेने शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर गांव से थोड़ी दूर था, इसलिए दिन का भोजन भी वो एक कपड़े में लपेट कर साथ ले चलते हैं। मुन्नी अभी छोटी थी और ऊपर से विकलांग होने के कारण चल भी नहीं पाती थी। इस वजह से उसे रतन ने अपने कंधे पर बिठा रखा था। कंधे पर बैठकर मुन्नी बड़ा मजा ले रही थी। शहर पहुंचते पहुंचते उन्हें दोपहर हो गई थी। जब वो लोग पशु मेले में पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें एक से बढ़कर एक गाय दिखती है। देखिए ना जी, यहाँ तो एक से बढ़कर एक सुंदर गाय है। मन खुश हो गया देखकर। क्या पता जी हमें इनमें से कोई अच्छी सी गाय मिल जाए। हाँ कांता, आज हम यहाँ से एक गाय लेकर ही जाएंगे। तभी रतन आगे बढ़कर गाय के एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे गाय की कीमत पूछता है। क्या तुम गाय खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? पूरे 10,000 की गाय है, ले पाओगे तुम? क्या सेठ जी, इतनी महंगी गाय? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मेरे पास बस 1,000 रुपए हैं। क्या आप मुझे ये गाय 1,000 रुपए में दे सकते हैं? 1,000 रुपए में गाय खरीदने आए हो? हाँ, मेरी इतनी बढ़िया गाय की तुम 1,000 रुपए कीमत लगा रहे हो? अगर औकात नहीं है तो यहाँ आए ही क्यों हो? चले जाओ यहाँ से। रतन शर्मिंदा सा होकर वहाँ से दूसरे ठेकेदार के पास आगे बढ़ता है, लेकिन उसे 1,000 रुपए में किसी के पास भी गाय नहीं मिलती, क्योंकि गाय बहुत महंगी थी। उदास मन से रतन, कांता और मुन्नी जैसे ही वहाँ से घर लौट रहे होते हैं कि पीछे से उन्हें एक आदमी आवाज देता है। अरे भाई सुनो, मेरे पास एक गाय है, बहुत अच्छी है और दूध भी बहुत देती है। मैं तुम्हें उसे 1,000 रुपए में दे दूंगा, लेकिन एक बात है, वो गाय एक टांग से विकलांग है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। रतन कुछ सोच में पड़ जाता है कि तभी कांता उससे कहती है, देखिए जी, विकलांग हुई तो क्या हुआ? हमारी बेटी विकलांग नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ हमें ये गाय ले ही लेनी चाहिए। रतन उस आदमी से गाय को 1,000 रुपए में खरीद लेता है। गाय लेकर वो घर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें भूख लग जाती है। जो खाना वो साथ लेकर गए थे, एक जगह बैठकर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और वो रतन को कहता है, क्या भाई,
तुमने ये कैसी गाय खरीद ली? जानते भी हो सालों से ये गाय ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गाय को खरीद के। ऐसे ही फालतू में अपने 1000 रुपए का नुकसान करवा के आ गए। मैं तो कहता हूँ इस गाय को वापस कर दो